हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, रीट एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं। साथ ही जो बीएड के प्रशिक्षणार्थी है, वो भी अपने आपके जो कोर्स से संबंधित मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक है, वो मैं इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कवर करवा रहा हूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, सीख पा रहे हैं। अच्छा है, आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँगे बीएड के प्रशिक्षणार्थी। साथ ही जो किसी वैकेंसी को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे थर्ड ग्रेड है या जो भी राज्य पात्रता परीक्षाएँ हैं, एचटेट है, यूपी टेट है, पीटेट है, जितने भी टॉपिक होंगे इन सब वैकेंसी के जो मनोविज्ञान विषय से संबंधित उन सारे विषयों को जो है, मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो आइए बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज का जो टॉपिक है विद्यार्थियों, हम जो है विद्यार्थियों व्यक्तित्व टॉपिक हमारा चल रहा है। जो पिछले जो वीडियो लेक्चर है 2-3 वो व्यक्तित्व से संबंधित जो है अपन ने पढ़े हैं। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत आज जो है हम पढ़ने वाले हैं, व्यक्तित्व के प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। यानी कि कौन-कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को अलग-अलग प्रकारों में बाँटा है। तो उन प्रकारों का एक-एक करके अपन अध्ययन करते हैं कि मानव का व्यक्तित्व जो है वो किस तरह अलग-अलग प्रकारों में बँटा हुआ है। हर वैज्ञानिक ने, हर मनोवैज्ञानिक ने अपने तरीके से जो है विवरण देने का प्रयास किया है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग-अलग भागों में डिवाइड करके बताने का प्रयास किया है कि भई एक ही व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है और विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्वों में किस प्रकार से असमानता हमें दिखाई देती है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले प्राचीन एक दार्शनिक है उनकी हम बात करते हैं और वो प्राचीन दार्शनिक के विद्यार्थियों पहले हेडिंग डाल देते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। आज की हेडिंग रहेगी अपनी व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत जो है पहले अपने विद्वान है विद्यार्थियों, वो है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स। देखिए हिपोक्रेट्स जो है ये प्राचीन विद्वान है, यूनानी विद्वान है, यूनान के रहने वाले हैं। प्राचीन कालीन दार्शनिक है, लगभग 400 ईसा पूर्व 4th-5वीं सदी के दार्शनिक माने जाते हैं। 4th-5वीं सदी के दार्शनिक है, इसका मतलब कि ये आपके प्लेटो और अरस्तू के समकालीन दार्शनिक है। और इनकी एक कृति है नेचर ऑफ मैन, यानी कि नेचर ऑफ मैन यानी कि मनुष्य का स्वभाव। नेचर मतलब प्रकृति, स्वभाव कैसा है मनुष्य का। तो अपनी इस कृति के अंदर इन्होंने जो है व्यक्तित्व के जो है विद्यार्थियों प्रकार बताए हैं और वो प्रकार इन्होंने जो है मनुष्य के अंदर द्रव्य के ऊपर, द्रव्य को मान करके, यानी कि इनका ऐसा मानना है कि हर मनुष्य का व्यक्तित्व जो है उस मनुष्य के भीतर जो द्रव्य विद्यमान होता है, उस द्रव्य के आधार पे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है डिसाइड होता है। ठीक है? तो देखिए इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं अपन, 1-2 लाइन लिखेंगे अपन। एक तो ये यूनानी दार्शनिक है, यूनान के रहने वाले हैं, यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिक के विद्यार्थियों कब हुए हैं? 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व लिख दें, चाहे बीसी लिख दें, बिफोर क्रिस्ट। 400 ईसा पूर्व के दार्शनिक, 400 ईसा पूर्व के दार्शनिक है। इनकी पुस्तक विद्यार्थियों, जिस पुस्तक में इन्होंने व्यक्तित्व के इन प्रकारों का जिक्र किया है, उल्लेख किया है, उस पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ मैन। द नेचर ऑफ मैन, ये इनकी कृति है। इस कृति के अंदर जो है इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों का जो है मुख्य रूप से उल्लेख किया है। तो देखिए प्राचीन कालीन दार्शनिक है और इनका जो सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो मनुष्य के अंदर द्रव पदार्थों के ऊपर है कि मनुष्य के अंदर जिस प्रकार का द्रव पदार्थ होता है उसी के अनुसार जो है उसका व्यक्तित्व पाया जाता है। ठीक है? तो द्रव पदार्थों के अनुसार इन्होंने जो है व्यक्तित्व को जो है अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया है। तो ये भी आप लिख लेंगे, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ के कारण विभिन्न मनुष्यों में, द्रव पदार्थ के कारण विभिन्न मनुष्यों में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। पाई जाती है। अब वो द्रव कौन-कौन से हैं जिसकी वजह से विभिन्न मनुष्यों का व्यक्तित्व जो है वो उन द्रव पदार्थों की वजह से उसी प्रकार का हो जाता है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है विद्यार्थियों अपने वर्गीकरण में जो है व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। इन्होंने जो है कितने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के? इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं।
4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, बताएं। 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं विद्यार्थियों इन्होंने, और चारों प्रकार के जो व्यक्तित्व है वो 4 प्रकार के द्रवों से संबंधित है। तो एक-एक की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला ये कहते हैं काला पित्त। पहला जो प्रकार है वो है विद्यार्थियों काला पित्त, काले पित्त प्रकार का व्यक्तित्व। दूसरा है पीला पित्त, पीला पित्त। तीसरा है विद्यार्थियों काला पित्त है, पीला पित्त है। उसके बाद में है आपके श्लेष, श्लेष पित्त, या फिर आप इसको जो है पित्त में ये बड़ी ई छोटी ई की मात्रा इधर लगेगी ना, ये श्लेष पित्त, श्लेष पित्त कह दें, या फिर आप इसको कफ भी कह सकते हो, है ना। और चौथा जो है विद्यार्थियों वो है रक्त पित्त, रक्त पित्त। इस तरह से इन्होंने अपना वर्गीकरण जो है विद्यार्थियों, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, देखो पित्त, पित्त, पित्त का मतलब है कि ऐसा द्रव है, द्रव पदार्थ है शरीर के अंदर, और उस द्रव पदार्थ की वजह से ही जो है मनुष्य का व्यक्तित्व जो है उस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि काला पित्त, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो पित्त हैं, ये जो द्रव पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में विद्यमान होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात, ये 3 जो चीज़ें हैं विद्यार्थियों, ये हर मनुष्य के शरीर में विद्यमान होती है। कफ, पित्त और वात हर समय मौजूद होती है, लेकिन जब जिसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति के कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कफ की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपको खांसी आने लगती है ना? पित्त की मात्रा पित्ताशय में जब बढ़ जाती है तो वो भी दिक्कत देता है आपको। और वात का मतलब है वायु, यानी कि शरीर में पेट के अंदर अगर वायु बन जाती है, तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि 3 तत्व जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर में हमेशा मौजूद होते हैं, कफ, पित्त और वात। लेकिन जब मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य को उससे संबंधित विकार या परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये हिप्पोक्रेट्स यही कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये पित्त पाए जाते हैं, यानी कि एक द्रव है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होता है। लेकिन जिस द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, उस मनुष्य का व्यक्तित्व जो है, उस मनुष्य का स्वभाव जो है, वो उसी प्रकार का हो जाता है। तो देखिए काले पित्त की ये बात कर रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर काला पित्त बढ़ जाता है, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति विद्यार्थियों निराशावादी होता है। निराशावादी, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। जिस व्यक्ति में काला पित्त अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो निराशावादी होता है। एक वो उदास रहता है, उदास प्रवृत्ति का होता है विद्यार्थियों, कोई काम में उसका मन नहीं लगता है और मंद गति से कार्य करता है। कोई कार्य करेगा तो मंद गति से करेगा, यानी कि नीरसता होती है उसके अंदर। क्या पाई जाती है? कार्य के प्रति नीरसता पाई जाती है, यानी कि काला पित्त वाले जो लोग होते हैं वो निराशावादी होते हैं, उदास होते हैं, मंद गति से काम करते हैं और नीरसता पाई जाती है। उनके जीवन में नीरसता होती है, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उदास रहते हैं वो, और हर चीज में निराशा होती है, नकारात्मक सोच रखते हैं वो, है ना। तो देखो शब्द से ही मालूम चल रहा है, काला, काला पित्त है, काला रंग यानी अंधकार का सूचक है ना। अवनति, अवनति का सूचक है, उन्नति नहीं अवनति का सूचक है ना। तो काला रंग वैसे ही क्या है कि काले रंग को हम बुरा मानते हैं, हालांकि काला रंग बुरा नहीं है, मैं इस इंक से लिख रहा हूँ, ये भी काली है। और हम ये व्हाइट बोर्ड तो चलो अब आए हैं 10-20 सालों में, उससे पहले हम चौक वाले वो ब्लैक बोर्ड ही हुआ करते थे। तो काला रंग बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा समाज काले रंग को बुरा मानता है। तो वैसे आप याद कर सकते हो, है ना, माइंड में आप एक तरह से एक लॉजिक लगा के याद कर सकते हो कि काला रंग बुरा होता है और बुराइयां ही बुराइयां हैं। देखो ये सारी बुराइयां ही तो अच्छाइयां थोड़ी है। निराशावादी होते हैं, निराशा में छाए रहती है, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं, उदास रहते हैं, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लगता, मंद गति से काम करते हैं, धीमी गति से, और नीरसता होती है जीवन में, कोई भी नीरसता पाई जाती है, मतलब बिल्कुल ढीले ढाले रहते हैं एकदम, किसी काम में इनका मन नहीं लगता, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता इनको। ठीक है। तो काले पित्त के प्रभाव वाले व्यक्ति जो है उनका व्यक्तित्व बताया है, इस प्रकार के उसमें गुण होते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों पीला पित्त की, जिनमें पीला पित्त पाया जाता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं। हिपोक्रेट्स के अनुसार, हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन, हिपोक्रेट्स के अनुसार पीले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं विद्यार्थियों, वो अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े, चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, यानी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं बिल्कुल एकदम गुस्सा नाक पे रखा होता है, थोड़ा सा आप कुछ कहेंगे, छेड़ेंगे उनको तो एकदम से गुस्से गुस्से में आ जाएंगे, क्रोध करने लग जाएंगे, चिड़चिड़े बड़बड़ाने लग जाएंगे, अपने मन मन में बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं चिड़चिड़े स्वभाव के, वो मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं, चलते रहते हैं, अपने आपस में बात करते रहते हैं, गुस्सा प्रकट करते रहते हैं बात करते करते। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये पीले पित्त वाले होते हैं। इनका पित्त कैसा होता है? द्रव पदार्थ पीला होता है इनके शरीर के अंदर, उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इनका स्वभाव ऐसा होता है, चिड़चिड़ा और क्रोधी हो जाता है। तो ये व्यक्तित्व के गुण है, क्रोधी और चिड़चिड़ापन।
चलिए अगला बात करते हैं श्लेष पित्त। श्लेष पित्त का मतलब है कफ। जब कफ की प्रधानता जिस व्यक्ति में ज्यादा होती है, श्लेष पित्त जो होता है व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसा होता है? ये जो व्यक्ति होता है श्लेष पित्त वाला, ये व्यक्ति बिल्कुल निरक्त, आप कह सकते हो विरक्त स्वभाव का होता है। विरक्त, विरक्त का मतलब होता है अकेले रहना, अकेले में रहना पसंद करता है। अकेले रहना कहाँ पसंद करता है? अकेले में रहना पसंद करता है विद्यार्थियों। भीड़ भाड़ में जाता नहीं है, समूह में जाता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, भाव कैसा होता है इसका? बिल्कुल शून्य भाव होता है। शून्य भाव यानी कि भाव कोई चेहरे पे होता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम एक कोने में बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करनी, किसी से लेना देना नहीं, यानी कि अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है इनका, यानी कि केवल अपने तक ही सीमित होते हैं, खुद से ही प्रेम करते हैं, दूसरों से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। असामाजिक होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं। तो ये लोग जो हैं वो क्या कहलाते हैं? श्लेष पित्त कहलाते हैं। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। चौथे की बात करते हैं विद्यार्थियों। चौथा जो है सबसे अच्छा प्रकार है रक्त पित्त, यानी कि ऐसे लोग जिनमें रक्त की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऐसे लोग कैसे होंगे जिनमें रक्त की मात्रा अधिक होगी? रक्त की मात्रा अधिक होगी तो पहली बात तो ये ऊर्जावान होंगे। कैसे होंगे? इनका व्यक्तित्व तो कैसा होगा? ऊर्जावान होगा, बिल्कुल उत्साह से भरे हुए होंगे, किसी भी कार्य को करेंगे तो पूरे जोश और उमंग के साथ करेंगे। ठीक है, ऊर्जावान होंगे ये, और खुश मिजाज होंगे ये। खुश मिजाज, इनका मिजाज कैसा होगा? खुश मिजाज होंगे, हर वक्त प्रसन्नता रहेगी इनके चेहरे पर, प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या सामने आएगी तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे। तो ये सबसे बेस्ट प्रकार है, रक्तपित्त प्रकार के लोग हैं। तो इस प्रकार जो है हिप्पोक्रेट्स ने विद्यार्थियों ये 4 प्रकार का अपना वर्गीकरण दिया है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए लिख लीजिए आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना आप। ले लिया? चलो अब चलते हैं दूसरे प्रकार के ऊपर। हिप्पोक्रेट्स के बाद में दूसरे मनोवैज्ञानिक की अपन बात करते हैं, जिन्होंने अपने अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। दूसरे जो है विद्यार्थियों विद्वान है, उनकी अपन बात कर रहे हैं, और दूसरे विद्वान हैं अपने शेल्डन। शेल्डन की बात करते हैं विद्यार्थियों। शेल्डन देखिए, मुख्य बात यह है कि शेल्डन जो है, इन्होंने शरीर की रचना के आधार पर वर्गीकरण दिया है अपना। जैसे हिप्पोक्रेट्स ने तो द्रव पदार्थ के आधार पर वर्गीकरण किया था कि वह हर मनुष्य के अंदर द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसा द्रव पदार्थ होगा वैसा ही मनुष्य का स्वभाव होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। दूसरी तरफ अगर शेल्डन की बात करें तो शेल्डन जो है, इन्होंने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर? शरीर की रचना, शरीर की रचना कह लीजिए, चाहे आप इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, आपको लिखने में दिक्कत होगी नहीं तो। शरीर की रचना कह लीजिए विद्यार्थियों, चाहे आप इसको संगठन कह लीजिए, या आप इसको आकार कह लीजिए, यानी कि शरीर के आकार के आधार पर, शरीर के संगठन के आधार पर, शरीर की रचना के आधार पर जो है शेल्डन ने अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यानी कि इन्होंने व्यक्ति के शरीर को, शरीर के आकार को जो है देख करके और अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो देखिए, इन्होंने जो है मुख्य रूप से व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं विद्यार्थियों। पहला देखिए, पहला प्रकार जो है वो है गोलाकार। पहले प्रकार का व्यक्तित्व विद्यार्थियों गोलाकार है। दूसरा प्रकार जो है वो है आयताकार। दूसरा प्रकार आयताकार है, और तीसरा जो प्रकार इन्होंने बताया है वो बताया है विद्यार्थियों गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। ये देखिए, ये 3 प्रकार के लोग इन्होंने बताए हैं शेल्डन ने, कि भाई ये जो समाज में जो लोग होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो गोलाकार होते हैं, एक आयताकार होते हैं, और एक लंबाकार होते हैं। अब देखिए, तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अपन, कि जो गोलाकार प्रवृत्ति के जो लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका शरीर गोल मटोल होता है, यानी शरीर रचना की बात हो रही है, देखो शरीर की रचना की बात हो रही है, आकार की बात हो रही है, तो शेल्डन तो फिर आकार की बात करेंगे ना, कि भाई ऐसे लोग जो गोलमोल होते हैं, बिल्कुल खुश मिजाज होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, पेट बाहर निकला हुआ होता है, गर्दन के आसपास चर्बी जमा होती है, गर्दन छोटी होती है, मिलनसार होते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, हर किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, हर कार्य को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। तो सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं इसमें, किसमें? शेल्डन ने आपके गोलाकार व्यक्तित्व के अंदर सारे अच्छे अच्छे जो है विद्यार्थियों
इन्होंने चीज़ें बताई है गोलाकार जो व्यक्तित्व होता है उनके बारे में। चलिए, लिखवाने की आवश्यकता नहीं, ये चीज़ें आप लिख लेंगे, ज़्यादा नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ें हैं। हाँ, गोलाकार व्यक्तित्व को इन्होंने कहा क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। गोलाकार व्यक्तित्व को विद्यार्थियों इन्होंने इन्होंने एंडोमॉर्फिक कहा है। ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है आपके पेपर में। मॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक कहा है, यानी कि जो व्यक्ति गोलाकार है, जिसका शरीर गोलमोल है, उसको जो है शेल्डन ने क्या कहा है, एंडोमॉर्फिक कहा है। तो याद कैसे रखेंगे, एंडोमॉर्फिक, एंडो देखो, एंडो यानी अंडा, याद करने का तरीका है ये, अंडा, मार्फिक मतलब उसके जैसा। एंडोमॉर्फिक, अंडा क्या होता है, गोल होता है। अंडा क्या होता है विद्यार्थियों, गोल होता है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि शेल्डन के अनुसार गोलाकार जो व्यक्ति है उनको शेल्डन ने क्या कहा है, एंडोमॉर्फिक कहा है, यानी कि अंडे जैसे गोल गोल दिखने वाले जो लोग हैं उन्हें शेल्डन ने क्या कहा है, गोलाकार कहा है। ठीक है, याद हो गया इजीली। चलिए, अच्छा, अब इन्होंने स्वभाव के आधार पर एक शब्द और दिया है। दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ये आकार के आधार पर तो ये शब्द दिया है, और व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर और शब्द दे दिया है। स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर जो है, यानी कि गोलाकार जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, खुश मिजाज होता है, दूसरों से मिलना चाहते हैं, हर किसी से बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, सामूहिकता में रहना पसंद करते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, परहित के कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों में कुशलता प्राप्त लोग होते हैं। तो उनका स्वभाव कैसा होता है, इस प्रकार का स्वभाव होता है। तो इस स्वभाव को जो है इन्होंने एक शब्द दिया है, और उस शब्द का नाम है विद्यार्थियों, स्वभाव के आधार पर नाम, स्वभाव के आधार पर इन्होंने इसको विसरेटोनिया कहा है। ये प्रश्न आता है, देखो ये भी प्रश्न आता है विद्यार्थियों, विसरेटोनिया, विसरेटोनिया कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो एंडोमॉर्फिक आपको ध्यान रखना है, एक आपको विसरेटोनिया याद रखना है कि भाई गोलाकार जो व्यक्ति है, जो गोल मटोल शरीर के हैं, उनको शेल्डन ने क्या नाम दिया है, एंडोमॉर्फिक नाम दिया है। उनको अंडे जैसे दिखते हैं, गोल मटोल होते हैं, एंडोमॉर्फिक, और उनके स्वभाव के आधार पर क्या कहा है उन्हें, उनको विसरेटोनिया कहा है। यानी कि ऐसे लोगों का जो ये जो स्वभाव है ना इनका, जो बिल्कुल चंचल स्वभाव है हर किसी से बात करने का, इस स्वभाव को ही नाम दिया है विसरेटोनिया अपनी भाषा में। ठीक है ना, ये मत समझना विसरेटोनिया क्या है। विसरेटोनिया इन्होंने इन गोलाकार व्यक्तियों के स्वभाव को, जिनका जो स्वभाव होता है खुशमिजाज प्रकार का, उसे जो है शेल्डन ने अपनी भाषा में विसरेटोनिया कहा है। ठीक है, तो प्रश्न इसमें से बनता है कि शेल्डन के अनुसार, अब वहां पर गोलाकार नहीं पूछेंगे पेपर में आपको, गोलाकार, लंबाकार, आयताकार नहीं पूछेंगे, वहां पर ये पूछेंगे शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है एंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, है ना। तो एंडोमॉर्फिक, गोलाकार स्वभाव वाले या गोलाकार प्रकार के जो व्यक्ति है उनका वो उन्हें क्या कहा है शेल्डन ने, एंडोमॉर्फिक कहा है। और स्वभाव के आधार पर इनका स्वभाव कैसा होता है, अच्छा होता है, तो स्वभाव के आधार पर इन लोगों को क्या कह दिया है, विसरेटोनिया कह दिया है। विसरेटोनिया ऐसे याद कैसे करेंगे, विसरेटोनिया, सरेकोनी, 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 मारवाड़ी में कहते हैं सरेकोनी, हैं कबीर बिना सरेकोनी, मतलब इन लोगों को घर में ये रुकते नहीं है। ये लोग ये समूह में रहना पसंद करते हैं, समाज में जाना पसंद करते हैं, अपने परिचितों में, परिवार वालों में, रिश्तेदारों में, अपने मित्र मंडली में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ सरे कोनी मतलब घरे सरे कोनी, यानी घरे बैठी जगह नहीं आऊँ। ठीक है, इनको तो जाना ही पड़ेगा समूह में, चाहे दुकान पे जाके बात करे, चाहे पड़ोसियों से जाके बात करे, किसी से भी जाके बात करे, इनको घर पे नहीं सरता है। इन यानी सरेकोनी। ठीक है, तो विसरेटोनिया, सरेकोनी, सरेकोनी, इस तरह से याद कर लेना, लॉजिक लगा लेना, और तो क्या है। ठीक है, तो याद हो गया आपको, गोलाकार जो व्यक्ति है आकार में, उनको क्या कहा है शेल्डन ने, एंडोमॉर्फिक कहा है, और स्वभाव के आधार पर इन्हें क्या कह दिया है, विसरेटोनिया कह दिया है। चलिए, दूसरे प्रकार की बात करते हैं विद्यार्थियों। दूसरा प्रकार जो है शेल्डन ने बताया है आयताकार। आयताकार प्रकार के जो व्यक्ति बताए हैं शेल्डन ने विद्यार्थियों, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि बिल्कुल क्या है कि आप ये समझ सकते हो कि एक्टिव होते हैं ये, है ना। आयताकार यहाँ पे लिख दिया है, आयताकार का मतलब है कि ये लोग अपने आप में बहुत एक्टिव होते हैं। और इनको इनको जो नाम दिया है विद्यार्थियों, इनको नाम दिया है मीजोमार्फिक, मीजोमार्फिक। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको एक्टोमार्फिक नाम दिया है, यहाँ पर जो है गोलाकार को एक्टोमार्फिक नाम दिया है, और यहाँ पर जो आयताकार किस्म के जो लोग हैं इनको शेल्डन ने क्या कहा है, मीजोमार्फिक कहा है। मीजोमार्फिक कहा है, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो जो कि बिल्कुल अपने मजे में रहते हैं। मीजोमार्फिक यानी कि सुडौल शरीर के होते हैं,
ना ज़्यादा लंबे होते हैं, ना ज़्यादा मोटे होते हैं, बिल्कुल सही शरीर होता है इनका और एकदम फिट होते हैं ये। इसलिए इनको जो है आयताकार कह दिया है और आयताकार को इन्होंने क्या कहा है, शेल्डन ने मीजोमॉर्फिक कहा है। ठीक है, मीजोमॉर्फिक कहा है और स्वभाव के आधार पर अगर बात करें विद्यार्थियों, स्वभाव के आधार पर इन्होंने क्या कहा है इसको, स्वभाव के आधार पर इनको विस्लेटोनिया कहा था, इसीलिए इनको जो है आयताकार वाले जो है मीजोमॉर्फिक प्रकार के जो है इन्हें क्या कहा है, सोमेटोटोनिया कहा है। सोमेटोटोनिया, ये याद रखना पड़ेगा आपको, सोमेटोटोनिया, सोमेटोटोनिया, सोमेटोटोनिया का है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, आयताकार आकार के जो लोग हैं, जो ना ज़्यादा लंबे हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं, ना ज़्यादा पतले हैं, बिल्कुल फिट हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को इन्होंने क्या कहा है, मीजोमॉर्फिक कहा है और स्वभाव इनका कैसा होता है, सोमेटोटोनिया प्रकार का होता है। चलिए तीसरी बात करते हैं विद्यार्थियों, लंबाकार। लंबाकार प्रकार के व्यक्ति हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कृशकाय होते हैं, पतले होते हैं। शरीर में कैसे होते हैं, पतले होते हैं। पतले होते हैं तो चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इन्हें जो है विद्यार्थियों शेल्डन ने क्या कहा है, एक्टोमॉर्फिक कहा है इनको। एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक कहा है। थोड़ा सा साफ लिख देता हूं आपको समझने में दिक्कत होगी नहीं तो। इनको इन्होंने क्या कहा है, एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक कहा है इनको। ठीक है, लंबाकार जो प्रकार के व्यक्ति है इनको इन्होंने एक्टोमॉर्फिक कहा है और स्वभाव के आधार पर क्या कहा है इनको, स्वभाव के आधार पर जो है विद्यार्थियों इनको सेरिब्रोटेनिया कहा है। सेरिब्रोटेनिया, सेरिब्रोटोनिया, इनको जो है सेरिब्रोटोनिया कहा है। ठीक है, तो ये स्वभाव के आधार पर इनको सेरिब्रोटोनिया का है। तो आपके समझ में आ गया होगा शेल्डन का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनमें से बनते हैं, एंडोमॉर्फिक, विस्लेटोनिया, मिजोमॉर्फिक, सोमेटोटोनिया और एक्टोमॉर्फिक, सेरिब्रोटोनिया। तो ये आपको याद होने चाहिए, अच्छे तरीके से याद होने चाहिए आपको, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो शरीर रचना के आधार पर हमने, शरीर के गठन के आधार पर, शरीर के आकार के आधार पर हमने शेल्डन की बात कर ली है। लिख लीजिए आप या आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना। चलिए अब अपन है तीसरे विद्वान की बात करते हैं और ये जो विद्वान है विद्यार्थियों, इन्होंने भी शरीर रचना के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। जिस प्रकार से शेल्डन ने वर्गीकरण किया है बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने भी जो है शरीर की रचना के आधार पर, शरीर के आकार के आधार पर जो है वर्गीकरण अपना प्रस्तुत किया है। तीसरे विद्वान है अपने, जिनका नाम है क्रेचमर। क्रेचमर, क्रेचमर नामक विद्वान है विद्यार्थियों, इन्होंने जो है वर्गीकरण किया है अपना, वर्गीकरण 4 प्रकार बताए हैं विद्यार्थियों ने। कितने बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं, व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने। अब देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं। वहां हमने जो है शेल्डन के 3 प्रकार पढ़े थे, बिल्कुल उसी से मिलते जुलते क्रेचमर के जो है 4 प्रकार हैं और बिल्कुल शरीर रचना के आधार पर ही बताया है। देखो नाम से मालूम चल जाएगा आपको, लंबकाय, सॉरी लंबकाय पहले लिख दिया क्या, पहले गोलकाय लिखना है ना, शेल्डन में पहले गोलकाय तो था, हाँ गोलकाय। तो पहला इनका प्रकार जो है विद्यार्थियों वो है आपके गोलकाय, दूसरा है सुडोलकाय, सुडोलकाय और तीसरा प्रकार जो है विद्यार्थियों वो है आपका लंबकाय, लंबकाय, लंबकाय। काय का मतलब क्या होता है, काय का मतलब शरीर होता है। भाई काय किसे कहते हैं, काय मतलब काया, काया, काया मतलब शरीर है ना। तो शरीर के रचना के आधार पर इन्होंने जो है अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 4 प्रकार बताए हैं, गोलकाय, सुडोलकाय और लंबकाय। अब देखिए गोलकाय का मतलब वही है, खुशमिजाज व्यक्ति है, खाने पीने का शौकीन है, हंसमुख होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, हर किसी से मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने जो है नाम दिया है विद्यार्थियों पिकनिक। क्या कहा है, पिकनिक कहा है, पिकनिक कहा है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि क्रेचमर ने अपने वर्गीकरण में गोलकाय यानी गोल मटोल शरीर वाले व्यक्तियों को क्या कहा है, पिकनिक प्रकार का कहा है। क्या कहा है, पिकनिक प्रकार। तो पिकनिक पे जाते हैं जब क्या करते हैं, खाना पीना करते हैं ना, तो ये गोल शरीर वाले जो लोग हैं वो खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो रोजाना पिकनिक जाते हैं, रोजाना पिकनिक मनाते हैं, मारवाड़ी में क्या गोठ करे, हाँ तो रोजाना गोठ पे जाते हैं और अच्छा खाना पीना करते हैं, इसलिए गोल मटोल है, खुश मिजाज होते हैं, हंसते खेलते हैं, बतियाते हैं सबसे। ठीक है, तो पिकनिक प्रकार का है। दूसरा देखिए सुडोल का है, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है सुडोल का है, इनकी काया सुडोल होती है। सुडोल होती है इसका मतलब ये अच्छे धावक हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं,
ये अच्छे एथलेटिक हो सकते हैं, है ना। तो काया सुडोल है, इसका मतलब कोई ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो योगाचारी है, योग कर रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इनको जो है क्रेचमर ने क्या नाम दिया है विद्यार्थियों, इनको जो है एथलीट कहा है। इन्हें जो है क्रेचमर ने एथलीट प्रकार का कहा है। एथलीट प्रकार का कहा है, यानी कि एथलीट होते हैं, धावक अच्छे होते हैं, खिलाड़ी अच्छे होते हैं, शरीर इनका अच्छा होता है ना, काया इनकी अच्छी होती है, दिखने में अच्छे होते हैं, ये आकार में ना तो मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, और जो है इनके व्यक्तित्व की बात करें तो जिस प्रकार के दिखते हैं उसी प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है, यानी कि अपने काम से काम रखते हैं, किसी अन्य से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, ना ही किसी से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, बिल्कुल एकदम संतुलित व्यवहार जो है ये एथलीट प्रकार के लोग अपना रखते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने एथलीट कहा है और हम इनको कहेंगे सुडोलकाय। तीसरा बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, तीसरा है लंबकाय। लंबकाय या आप इसको क्रसकाय भी कह सकते हो। क्रसकाय, क्रसकाय का मतलब है पतले होते हैं। क्रस का मतलब क्या होता है, पतले। पतले पतले शरीर के लोग होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, हड्डियां पतली होती है, मांस इनके शरीर के ऊपर बहुत कम होता है। और इसको जो है विद्यार्थियों लंबकाय शरीर वाले जो लोग हैं, इसको क्रेचमर ने क्या कहा है, इसको क्रेचमर ने जो है एस्थेनिक कहा है। एस्थेनिक, एस्थेनिक, एस्थेनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार कहा है। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं, पिकनिक प्रकार, एथलीट प्रकार और एस्थेनिक प्रकार। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा। सुडोल का है, काया सुडोल है, यानी एक्सरसाइज करते हैं, तो एथलीट, एथलीट मतलब दौड़ने भागने वाले खिलाड़ी जो होते हैं, तो ये तो याद हो गया आराम से। गोल काय में पिकनिक याद हो जाएगा आराम से, कभी पिकनिक जाते हैं तो खाना पीना करते हैं, शौकीन होते हैं। तो गोल जो लोग होते हैं, मोटे जो लोग होते हैं, वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, पिकनिक करते हैं। और लंब काय आपको एक याद करना है, तो वैसे याद रह जाएगा कि लंबकाय यानी क्रसकाय पतले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा कर देते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा प्रकट करते हैं। तो इनको इन्होंने क्या कहा है, क्रेचमर ने एस्थेनिक प्रकार का कहा है। ठीक है, अच्छा, 3 तो हो गई ये मुख्य वर्गीकरण, और एक चौथा और बताया विद्यार्थियों इन्होंने, चौथा वर्गीकरण किया है इन्होंने, जिसको इन्होंने मिश्रित वर्गीकरण कहा है। इनको मिश्रित वर्गीकरण या मिश्रित काय कहा है इनको। मिश्रित काय का मतलब है कि इन तीनों का मिला-जुला जो रूप है, वो मिश्रित काय कहलाता है। और इसको जो है विद्यार्थियों क्रेचमर ने नाम दिया है, और नाम क्या दिया है, डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक प्रकार। ठीक है, डिस्प्लास्टिक प्रकार कहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें गोलकाय, लंबकाय और सुडोलकाय तीनों के गुण विद्यमान होते हैं, मिले-जुले गुण होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित काय बोला गया है। और नाम क्या दिया है, डिस्प्लास्टिक प्रकार इसको नाम दिया है। ठीक है, तो ये क्रेचमर का वर्गीकरण था। आई होप आपको समझ में आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लेना इसको। चलिए, 3 विद्वान अपने हो गए हैं, फटाफट से पूरे करते हैं, ज़्यादा नहीं है। जो मेन है, मुख्य हैं, वही मैं आपको करवाऊंगा। हालांकि पूरे करवाने चाहिए मुझे आपको, देखेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो पूरे करवा देंगे। हाँ, अब जो है विद्यार्थियों 3 हो गए हैं, चौथे प्रकार की अपन बात कर रहे हैं। और चौथा प्रकार का जो वर्गीकरण है विद्यार्थियों, वो दिया है आपके युंग ने। आप इनको युंग कह दें, यंग कह दें, जुंग कह दें, चाहे आप जंग कह दें, क्योंकि कई किताबों के अंदर युंग लिखा हुआ है, कईयों में जुंग लिखा हुआ है, किसी में यंग लिखा हुआ है, कहीं में जंग लिखा हुआ है। तो ये सारे व्यक्ति एक ही है। ठीक है, यंग, जुंग, जंग, जुंग, है ना, ये सारे एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का नाम है। ये जो है ये कौन थे विद्यार्थियों, ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। ठीक है ना, युंग जो थे वो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड का इन्होंने सहयोग किया था, और बाद में फिर क्या है कि सिगमंड फ्राइड से ये अलग हो गए थे, अपना अलग विचार इन्होंने दिया था। तो इन्होंने जो है व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं, और मुख्य रूप से इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार है। पहला प्रकार है विद्यार्थियों अंतर्मुखी। पहला प्रकार है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी, 2 प्रकार बताए हैं, पहला है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। अब देखिए अंतर्मुखी क्या होते हैं। अंतर्मुखी जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, अंतर्मुखी यानी कि अपने लिए ही सोचते हैं, केवल अपने ऊपर ही उनका ध्यान केंद्रित होता है, दूसरों से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, समाज से और लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, खुद का काम बनता भाड़ में जाए जनता। इस प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें हम अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति हालांकि दूसरों से कोई रखते नहीं है, समूह में जाना पसंद नहीं करते हैं, समूह में बैठना पसंद नहीं करते हैं,
किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, घर में रहने का प्रयास करते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं तो समूह से अलग बैठने का प्रयास करते हैं, अलग से बैठे हुए दिखेंगे आपको, मोबाइल चलाते हुए दिखेंगे, किसी से बात करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये सारे व्यक्ति क्या होते हैं? अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। अच्छा, विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये व्यक्ति जो है अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे कवि बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं, ठीक है? ये इनकी विशेषता है कि जो अंतर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं, वो आगे चलकर लेखक, साहित्यकार, कवि इस तरह की प्रतिभा के रूप में जो है अपने आप को निखारने का प्रयास करते हैं। तो ये तो अंतर्मुखी होते हैं। एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं चलो आपको। लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, ठीक है? लेखक है, कवि हैं, साहित्यकार है, डॉक्टर है, ठीक है ना? क्यों डॉक्टर को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता ना, तो डॉक्टर भी अंतर्मुखी होता है, क्योंकि डॉक्टर को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। आपने देखा डॉक्टर कहाँ बोलते हैं? बहुत कम डॉक्टर हैं जो बोलते हैं, लगभग अपने काम में लगे रहते हैं। बस ठीक है, मरीज़ को देख लिया, मरीज़ ने बीमारी बता दी, दवाइयाँ लिख दी, चलो रवाना बस। तो डॉक्टर भी जो होते हैं वो ऐसे लोग बनते हैं, कवि और साहित्यकार और लेखक जो है वो अंतर्मुखी स्वभाव वाले लोग बनते हैं। चलिए दूसरा प्रकार है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है कि ऐसे लोग जो बहुत वाचाल प्रकृति के होते हैं, दूसरे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, एकांत रहना पसंद नहीं करते हैं, अकेले रह नहीं सकते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, यात्रा भी करते हैं, तो वहाँ पर चुप नहीं रह सकते हैं, किसी न किसी से बात करते रहते हैं और बातचीत करना इनको बहुत ज़रूरी होता है, बातचीत किए बिना इनका खाना हज़म नहीं होता है ना? पेट में रोटी पचती नहीं है बिना बातचीत के। तो ये बहिर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, इससे बहुत बेनिफिट है। एक टीचर जो है उसे बहिर्मुखी स्वभाव का होना चाहिए, एक वकील जो है वो बहिर्मुखी होता है, उसके अलावा आपके जो वकील के अलावा नेता जो है वो बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि बहिर्मुखी स्वभाव होगा तभी आप जो है सोशल वर्क कर पाएँगे। आप सोशल वर्क कैसे करेंगे? समाज में जाकर के आप लोगों से मिलेंगे, तो उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ मुँह बंद करके आप बैठे रहेंगे। नहीं बैठ सकते आप इनकी तरह, डॉक्टर की तरह आप नहीं कर सकते। आपको अगर सोशल वर्क करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो टीचर जो होता है वो बहिर्मुखी प्रकार का ही होता है और होना भी चाहिए, ताकि वो उसके अंदर जितनी भी विचार हैं, जितने भी भाव हैं या जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको वो अच्छी तरह से जो है अपने बच्चों तक पहुँचा पाए। तो उसको बहिर्मुखी अगर नहीं भी है तो होना पड़ता है टीचर को बहिर्मुखी। शर्म शंका नहीं काम करेगा, है ना? शिक्षक के लिए। तो बहिर्मुखी में देखो मतलब आपको पता चल गया बहिर्मुखी का। कौन-कौन आएँगे इसमें विद्यार्थियों? इसमें शिक्षक आ सकते हैं, इसमें शिक्षक आ जाएँगे, इसमें व्यापारी आ जाएँगे, इसमें नेता आ जाएँगे, बहुत से लोग आएँगे इसमें वकील आ जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत से प्रोफ़ेशन हैं, जो कि बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो यंग ने जो है ये 2 वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। एक अपन और लिख लेते हैं उभयमुखी। उभयमुखी वर्गीकरण और प्रस्तुत कर लेते हैं विद्यार्थियों। उभयमुखी का मतलब है उभय का मतलब है दोनों, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है? दोनों गुण दोनों गुण पाए जाते हैं। दोनों गुण का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्मुखी के गुण भी है और बहिर्मुखी गुण भी हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उभयमुखी कहलाता है। तो बहुत से लोग हैं जो उभयमुखी होते हैं, यानी कि कभी तो उनका बहुत बोलने का मन करता है, समूह में होते हैं तो वो बहुत सी बातें करते हैं और कई बार बिल्कुल समूह में शांत बैठे रहते हैं। उनका कोई बातचीत करने का मन नहीं करता है, अपने काम में लगे रहते हैं। कभी-कभी उनका बहुत बोलने का मन करता है, कभी नहीं करता है। तो वहाँ पर ऐसा दिखता है कि कई लोग जो हैं वो उभयमुखी प्रकार के होते हैं, यानी कि वो स्थिति, परिस्थिति, समय के अनुसार जो है अपने बातचीत और व्यवहार करते हैं। तो अपनी स्थिति, समय, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो उस आधार पे ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? उभयमुखी प्रकार के व्यक्तित्व कह सकते हैं, ठीक है? तो ये यंग का वर्गीकरण था। चलिए, अब चलते हैं आगे। 4 प्रकार के वर्गीकरण हो गए हैं विद्यार्थियों। ये यंग का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, युंग का वर्गीकरण, जुंग का वर्गीकरण, ठीक है? चलिए, अब एक वर्गीकरण अगला पढ़ते हैं। 4 हो गए हैं अपने, 5वां प्रकार पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों और 5वां प्रकार है अपना स्प्रेंगर के अनुसार। स्प्रेंगर के अनुसार वर्गीकरण। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। स्प्रेंगर ने जो है 6 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं विद्यार्थियों। स्प्रेंगर जो है इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन करती है, यानी कि इनकी पुस्तक है, इनकी रचना है टाइप्स ऑफ मैन और इस टाइप्स ऑफ मैन जो पुस्तक है, इसके अंदर स्प्रेंगर ने जो है 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं।
यानी कि इनके जो व्यक्तित्व के प्रकार है विद्यार्थियों, वो सामाजिक श्रेणी के प्रकार हैं। आप ये भी लिख लीजिए, सामाजिक सामाजिक आप ऐसे लिखें इसको, सामाजिक प्रकार का वर्गीकरण है। ठीक है ना? सामाजिक प्रकार का वर्गीकरण है, क्योंकि सेल्डन और क्रेचमर अपन ने पढ़े थे, तो वो तो शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे। युंग ने जो है व्यक्ति की आंतरिक जो योग्यता है या आंतरिक व्यवहार है, उसके आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। या युंग का अपन कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक वर्गीकरण है। युंग वाले वर्गीकरण में आप लिख लेना, मनोविश्लेषणात्मक प्रकार का वर्गीकरण है। जबकि शेल्डन और क्रेचमर अपन ने पढ़ा था, वो शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण था। और स्प्रेंगर का जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, ये किस प्रकार का है? सामाजिक प्रकार का वर्गीकरण है। तो देखिए, इसके वर्गीकरण में 6 प्रकार कौन-कौन से हैं, फटाफट लिख लेते हैं अपन। सबसे पहला है विद्यार्थियों सैद्धांतिक। सबसे पहला प्रकार है जो है सैद्धांतिक प्रकार। ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों आर्थिक। जल्दी लिखता हूं तो गलती बहुत होती है, जल्दी लिखने से जो है जल्दबाजी में बहुत गलती होती है मेरे से। दूसरा आर्थिक प्रकार है। तीसरा है आपके सामाजिक। कई बार सोचता हूं कि मैं आपको पहले से ही लिख के लाऊं ताकि मुझे लिखना नहीं पड़े और फटाफट मैं आपको बोल के बता दूं, उससे क्लास भी क्या है थोड़ी छोटी हो जाए। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे सोचेंगे सर तो पहले से ही लिख के ला रहे हैं, अच्छी बात थोड़ी ना है ये, इसलिए आपके सामने लिखता हूं मैं। लेकिन मुझे लिखने में दिक्कत होती है, सबसे बड़ी समस्या ये। तो सैद्धांतिक प्रकार हो गया पहला, दूसरा हो गया आर्थिक प्रकार, तीसरा है सामाजिक प्रकार, चौथा है विद्यार्थियों राजनीतिक प्रकार। राजनीतिक प्रकार। पांचवें की अगर बात करते हैं अपने, पांचवा है विद्यार्थियों आपके पांचवा प्रकार जो है वो है आपके धार्मिक प्रकार। धार्मिक प्रकार का व्यक्तित्व। और छठा जो वर्गीकरण है वो है विद्यार्थियों कलात्मक। कलात्मक, ठीक है। तो ये 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। देखिए फटाफट जान लेते हैं क्या है सैद्धांतिक प्रकार। सैद्धांतिक प्रकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार जो है व्यक्ति अपना कार्य करता है। हर व्यक्ति के अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाए हुए होते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत सैद्धांतिक हूँ, मैं अपने सिद्धांतों पर जीता हूँ, है ना। तो सिद्धांतवादी लोग होते हैं, बहुत से लोग सिद्धांतवादी होते हैं जो अपने सिद्धांत बनाए हुए होते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी हैं, आपके महात्मा बुद्ध हैं। ये सैद्धांतिक प्रकार के व्यक्तित्व थे, यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत डेवलप किए थे और उन सिद्धांतों के अनुसार इन्होंने जो है अपना जीवन जिया था और अपने व्यक्तित्व को एक अलग प्रकार का मतलब आप कह सकते हैं लेकर के आए थे लोगों के सामने। एक अलग रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया था इन्होंने अपने व्यक्तित्व को। तो ये कहलाते हैं सैद्धांतिक प्रकार का व्यक्तित्व। दूसरा विद्यार्थियों कह रहे हैं आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व। आर्थिक प्रकार के व्यक्तित्व का मतलब है स्प्रेंगर के अनुसार कि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं समाज के अंदर जो केवल पैसों की बात करते हैं। उनको हर वक्त बस पैसे कमाना, कैसे कमाएंगे, कितने पैसे आए, कितने पैसे चले गए। आपसे भी मिलेंगे तो बार बार ये पूछेंगे कितने कमाते हो, तनख्वाह कितनी है, कितने बच जाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है, घर में कितने लग जाते हैं, बचा कितने लेते हो, बैंक अकाउंट में कितने हैं, एफडी कितनी है, खाते में कितने हैं, एटीएम में कितने। इस तरह से मतलब आपसे मतलब एक तरह से फाइनेंशियली ही बात करेंगे वो, और उनके पास कोई बात ही नहीं है दूसरी, सिर्फ फाइनेंस की, पैसों की बात करते हैं। तो ये व्यक्तित्व किस प्रकार का बताया है स्प्रेंगर ने? आर्थिक प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। ठीक है। तो ऐसे लोग अधिकतर अर्थशास्त्री होते हैं अपने आप में। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक प्रकार का व्यक्तित्व। ये ऐसे लोग हैं सामाजिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लगभग समाज में ही रहने का प्रयास करते हैं। समाज सेवा का इनमें गुण होता है, परहित के कार्यों में संलग्न रहते हैं। अस्पताल में जाएंगे तो वहां पर किसी व्यक्ति को देखेंगे कि वो बेसहारा है, उसको सहारे की आवश्यकता है, कुछ चीज की जरूरत है, थोड़े बहुत पैसे की आवश्यकता है, तो वहां पे उसकी मदद कर देंगे। जहां भी इनको सोशल वर्क करने का मौका मिलेगा वहां पर ये सोशल वर्क कर देंगे। कहीं पर अगर नल खुला है, पानी गिर रहा है तो उसको जाके बंद करेंगे। रेलवे में, ट्रेन में गए हैं तो वहाँ पर खिड़कियाँ बंद करेंगे, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ कटी फटी है तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, कोई टूटा फूटा है तो उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। यानी कि सोशल वर्क करते हैं ये लोग कैसे होते हैं? समाज सेवा वाले होते हैं विद्यार्थियों। समाज सेवा वाले जो लोग होते हैं वो सारे किस प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं? सामाजिक व्यक्तित्व में आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं राजनीतिक प्रकार। राजनीतिक प्रकार का मतलब है कि जहां पर राजनीति काम कर जाए, यानी कि जैसे नेता का भाव होता है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है, हर एक में नहीं हो सकती है। लीडरशिप की क्वालिटी कुछ ही लोगों में होती है, कुछ ही व्यक्तित्व में होती है। हालांकि एक शिक्षक जो है वो अपने आप में एक नेता होता है, एक लीडर होता है, पूरी क्लास का संचालन वो करता है। तो राजनीतिक प्रकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जिनके अंदर
जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उसमें नेतृत्व क्षमता होती है, वो बहुत से लोगों से, अपने अधीनस्थों से काम करवाने की उसमें योग्यता होती है, तो वो प्रकार क्या कहलाता है? स्प्रेंगर के अनुसार राजनीतिक प्रकार का कहलाता है। अगला देखिए, धार्मिक प्रकार के व्यक्ति जो कि सारे दिन क्या है, धर्म में खोए रहते हैं, अध्यात्म में खोए रहते हैं, देश भर के, दुनिया भर के जितने भी मंदिर हैं, उनका भ्रमण करने का प्रयास करते हैं। घर में भी जो है हर समय आरती, दिया बत्ती इस तरह की करते हैं। जो भी देवता को, भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के उपासक बने हुए रहते हैं। दिन में कई-कई चक्कर लगाते हैं, जिस भी धर्म से संबंधित है, चाहे वो गिरजाघर जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर जा रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ठीक है ना? होली पीपल आप कह सकते हो उनको, बहुत धार्मिक संत प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, उनको आप कह सकते हो। तो ऐसे लोग आगे जाके क्या बनते हैं? संत बनते हैं, साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। इसको स्प्रेंग करना जो है धार्मिक प्रकार का व्यक्तित्व का है। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों कलात्मक। कलात्मक का मतलब है कि कोई भी कला आपके अंदर हो सकती है। जैसे आप चित्रकार हो सकते हैं, आप चित्रकार हो सकते हैं, आप नृत्यकार हो सकते हैं, ठीक है ना? आप कलाकार हो सकते हैं, आप कोई भी कलाकार हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो ये सारे कलाकार जो होते हैं, यानी कि ये भी व्यक्ति का व्यक्तित्व में शामिल होता है। हर कोई व्यक्ति पेंटर नहीं हो सकता, हर कोई व्यक्ति नृत्य करने वाला नहीं हो सकता, है ना? तो ये क्या है, ये कलाएँ हैं, हर व्यक्ति में अलग-अलग कलाएँ होती है। तो उसी के अनुसार जो है स्प्रेंगर ने इसका एक वर्गीकरण कर दिया है व्यक्तित्व का, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया है? कलात्मक प्रकार का व्यक्तित्व कहा है। तो आपके समझ में आ गए, स्प्रेंगर का वर्गीकरण आपके समझ में आ गया। 6 प्रकार का जो है इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हुँ। अब लिखना है आपको, तो आप वीडियो को या तो पॉज़ करके लिख लिया करो जब मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ बोलना या आपको लिखवाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए सॉरी, ठीक है? आप वीडियो को पॉज़ कर लिया करो और फिर आप लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 5 प्रकार का वर्गीकरण हो गया है विद्यार्थियों। जल्दी अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आप चाह रहा हूँ कि आपका कोर्स जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि बीएड के जो एग्ज़ाम हैं, बीएड के जो स्टूडेंट हैं मेरे, उनको भी बेनिफिट मिल सके, और साथ ही कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जो है रिवीजन का मौका मिल जाए। एक बार चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएँगे, तो आगे एडवांस पढ़ने में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो स्प्रेंगर का वर्गीकरण हमने जान लिया है। अब चलो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छे से समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।